हेलो बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए सेशन के साथ में। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट हमने बिगिन किया और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभी तक हमने केवल एक फर्स्ट चैप्टर उठाया है जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, अभी तक के कुछ क्लासेस के अंदर मैंने आपको यह समझाया कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से कॉलोनियल फॉर्मेट में इंडिया के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया था एंड इंडिया was turned out to be a stagnant and backward economy because of the heavy exploitation made by the Britishers. And in this particular chapter अभी तक हमने ये भी डिस्कशन कर लिया है कि किस तरह से जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो पूरी तरह से बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, ग्रोथ नहीं थी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, कमर्शलाइज एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करा गया था इन अ फोर्स्ड मैनर। ये सब चीजें हमने समझी थी। पार्टीशन का काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा इंडिया को। इंडस्ट्रीज के मामले के अंदर भी जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको भी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था। किस तरह से कि भाई वहां पे जो हमारा रेप्यूट था, जो वर्ल्ड फेम था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। वाई? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। तो उस वजह से क्या हुआ कि वहां पे मशीन से गुड्स बनना स्टार्ट हुए, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को हैवी कंपटीशन दिया गया, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज करी गई टैरिफ के रिगार्डिंग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ब्रिटेन से हुआ करते थे वो तो फ्री ऑफ ड्यूटी कर दिए, फ्री ऑफ टैक्स कर दिए, बट अगर किसी और कंट्री के साथ में किए जा रहे थे तो उनपे हैवी टैक्स इंपोज किया जा रहा था। यानी ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हमारे इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था? डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। ऑन दी अदर एंड जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया गया। जो गिनी चुनी कॉटन मिल्स थी जो कि इंडियंस के कंट्रोल में थी वो केवल कुछ ही पार्ट्स में थी, यानी कि स्प्रेड जो था इंडस्ट्रीज का बहुत ही अनइवन था। और जो जूट मिल्स थी जो बंगाल के साइड में थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। बट जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही कम था। यानी ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। इसी वजह से उन्होंने जिन इंडस्ट्री पे ध्यान दिया वो केवल रेलवेज था और कम्युनिकेशन का इंडस्ट्री था और किसी पे हैवी फोकस नहीं दिया था। ठीक है, अच्छा, ये सब बातें अपन अब कर चुके हैं तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट सेक्टर पे देखा जाए कि जो हमारा ट्रेड का सेक्टर है उस पे क्या इंपैक्ट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के रूल का क्या इंपैक्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, समझेंगे अब हम by looking at the another point, that is foreign trade under the British rule। बच्चों, वैसे आपने देखा फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने थोड़ा बहुत सिनेरियो तो जान लिया है पहले से ही। जैसे हमने क्या ध्यान दिया था कि फॉरेन ट्रेड जो था इट वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू द ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से ही जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे वो फ्री ऑफ टैक्सेस थे। बट जो बाकी कंट्रीज से अगर देखा जाए तो वहां पे हैवी टैक्स इंपोज किया जा रहा था, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हैवी टैक्सेशन था। उस वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे वर बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था पूरी तरह से डिके हो चुका था। तो हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या क्या खास बातें थी इंडिपेंडेंस के वक्त उसको अपन अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो इंडिया के पास में फॉरेन ट्रेड के अंदर हमेशा से एक बहुत अच्छा एज रहा है और इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है काफी स्ट्रांग है। ऑल्दो अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं तो फॉरेन ट्रेड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। बच्चों, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से हम लोग फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं और जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी के रिजर्व कम हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। सोच कर देखो, आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बट अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पेमेंट को रिसीव करेंगे। सो बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट वी अर्न द फॉरेन करेंसी, बट बाय वे ऑफ इंपोर्ट वी लूज द फॉरेन करेंसी। तो आइडियली होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट की वैल्यू कम होनी चाहिए। यही तो होना चाहिए ना, तभी तो हमारी इकोनॉमी फायदे के अंदर होगी, क्योंकि जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब सेव्ड रहेगा, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट की वैल्यू कम है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम पे इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं
वो ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम है। बट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, इंपोर्ट की वैल्यू कम थी। आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट कितना है। मतलब उस टाइम पे हमारे पास ट्रेड का सरप्लस हुआ करता था। सरप्लस का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा, इंपोर्ट की वैल्यू कम। बट आज के जमाने में एट प्रेजेंट व्हाट आर वी हैविंग? वी आर हैविंग अ डेफिसिट ऑफ ट्रेड। ऐसा क्यों था? क्योंकि बच्चों ब्रिटिशर्स ने पहले के जमाने में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया को, तो उन्होंने हैवी क्वांटिटी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे वो अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करे थे। कहां पे एक्सपोर्ट किए थे? ब्रिटेन में। ठीक है। और जो फिनिश गुड्स थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया करते थे। तो फिनिश गुड्स हमारे पास इंपोर्ट हुआ करते थे और जो प्राइमरी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो इंडिया के यहां से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। तो देखा जाए तो इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग व्हाट? इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स and India was importing what? The finished goods. So basically, India was an exporter of the primary products, whereas India was an importer of the finished goods. तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे वो किस फॉर्म में हुआ करते थे? सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, इंडिगो, ठीक है, शुगर, ये सब चीजें हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, स्पाइसेस। और बदले में क्या मिलता था मालूम है? बदले में हमें तैयार माल मिलता था। आपने कॉटन भेजा तो बदले में कॉटन के कपड़े बनकर आ गए। आपने सिल्क दिया तो बदले में सिल्क के कपड़े बनकर आ गए। आपने उनको वूल दिया तो उन्होंने आपको वुलन क्लोथ्स बनाकर दे दिए। तो बच्चों ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि वो हमसे हमारा रॉ मटेरियल लेकर जाया करते थे ब्रिटेन में, और उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बढ़िया मस्त एकदम चकाचक करके वो सामान आपको बेचते थे फिर से इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और इनफैक्ट जो हमें कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वो भी हम कहां से फुलफिल करते थे? ब्रिटेन से इंपोर्ट करके किया करते थे। तो क्या लिखा है देखना, पहला पॉइंट, इंडिया वॉज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सो इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, jute, indigo, sugar, etc. And it was a net importer of the finished goods produced by the British industry. They were basically the cotton, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, ठीक है ना, कॉटन के, सिल्क के और वुलन के कपड़े, एंड ऑल्सो द सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने आप देखिए किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। अब एक बात और समझना कि ब्रिटिशर्स के पास ये पावर कहां से आई कि वो इंडिया को इतना एक्सप्लॉइट कर पाए। पहली बात तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग इंडिया, एंड दूसरी बात उस टाइम पे स्विस कैनाल को भी ओपन अप किया गया। कब ओपन किया? 1869 में। 1869 में स्विस कैनाल ओपन होने के बाद में ब्रिटेन और इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उसके थ्रू एक्सचेंज करना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि स्विस कैनाल ओपन होने के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया से ब्रिटेन सामान पहुंचाया जा सकता था और ब्रिटेन से इंडिया सामान मंगवाया जा सकता था। हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती थी। बट स्विस कैनाल ओपन होने से पहले वी हैड टू क्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्रॉस होते हुए हमें ब्रिटेन की ओर जाना पड़ता था। तो हमारे खर्चे काफी ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो गई, कमोडिटीज और चीपर हो गई, इस वजह से उसको सेल करना काफी आसान हो गया। ठीक है, तो जो स्विस कैनाल का पॉइंट है इस बॉक्स के अंदर है, आपको मार्क करना पड़ेगा, बाद में मार्क कर लेना। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास में हमारे ट्रेड के ऊपर मोनोपोली आ गई, और इस कदर मोनोपोली बनी कि जो इंडिया का 50% ट्रेड था दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ करते थे उसमें से 50% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं दे वर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द ब्रिटेन। इस तरह से ब्रिटेन के पास में क्या आई? मोनोपोली आई ओवर व्हाट? ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब इतना सारा ट्रेडिंग करने के बाद में जो पैसा जनरेट करा, जो सरप्लस जनरेट करा, उसका क्या करा इन लोगों ने? उस सरप्लस को ड्रेन करा। हम ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ को, इंडिया की वेल्थ को, इंडिया की प्रॉपर्टी को ड्रेन कर दिया, मतलब उसको बहा दिया। किस तरह से बहाया? ब्रिटिशर्स की बड़ी इच्छा होती थी कि हम जगह जगह रूलिंग करें, है ना, इंडिया के अलावा भी और भी कंट्रीज को रूल करें। सो दे यूज्ड टू पुट अ हेवी एक्सपेंडिचर ऑन वॉर्स, ऑन बाइंग द गन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वेपन्स खरीदने बहुत सारा पैसा खर्च करते थे।
तो जो भी इंडिया के थ्रू ट्रेडिंग करके पैसा कमाया, उसको इंडिया के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करा, उसको खुद के खर्चे मीट आउट करने के लिए यूज अप करा, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, खुद के वॉर्स लड़ने के लिए, इन चीजों के लिए पैसा खर्च करा। इससे जो इंडिया की इकोनॉमी की वेल्थ थी वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गई, क्योंकि जितना भी सरप्लस जनरेट हुआ वो केवल खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया, इंडिया के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए और वॉर एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज किया गया। ठीक है, तो इंडिया की वेल्थ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। तो आप देख सकते हैं, अगर अपन फॉरेन ट्रेड के एंगल से भी देखें तो फॉरेन ट्रेड की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप समझो कि अगर कोई कंट्री रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देगी, तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके फिर खुद क्या खाएगी, खुद के कंजम्पशन के लिए क्या बचेगा, क्योंकि इंडियंस वर फोर्स्ड टू कमर्शियलाइज देयर एग्रीकल्चर, सो इंडिया वाज नाउ प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स। इंडिया ने फूड क्रॉप्स बनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि आप कैश क्रॉप्स ही ग्रो करेंगे, इंडिगो ग्रो करेंगे। इंडिगो की ग्रोथ होने की वजह से, उसकी क्रॉपिंग होने की वजह से इंडिया में कमी हो गई थी फूड प्रोडक्ट्स की। तो हमें बेसिकली जो अपने फूड प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस यानी कि अमेरिका से इंपोर्ट कराने पड़ते थे, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया को अब अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मतलब कि इंडिया वाज नॉट एट ऑल सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, उसको अपने खाने पीने का जुगाड़ भी बाहर की कंट्री से करना पड़ता था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो ऐसे कहा जाए तो जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, बट सरप्लस का बेनिफिट कभी भी इंडिया को नहीं हुआ, इट वाज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट? तो क्या आपको समझ में आ रहा है फॉरेन ट्रेड का स्टेटस? इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स बट द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। The Britishers had a monopoly control on the India's trade because 50% of the trade was directed towards Great Britain. And last but not the least, the surplus was only for the benefit of the Britishers. This led to the drain of wealth of India. ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट? चलिए, तो अब एक काम करना है, आपको अपनी मार्क कर लेना है यहाँ पे। मार्क कर लो हाइलाइटर से अपनी किताबों के अंदर। बच्चों, मैं आपको बार बार एक बात बोलते हुए आ रहा हूं, जितना यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है उतना ही आपके एग्जाम के पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप ना करें, कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा पढ़ने का। क्योंकि आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का वेटेज है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने इतने कम वेटेज के लिए। 6 मार्क्स का वेटेज है केवल, इतने सारे चैप्टर्स का मिलाकर। तो बच्चों, आपको थोड़ा लिमिटेड होके चलना पड़ेगा, जितना आपको मैं करवा रहा हूं उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा करोगे तो आप पछताओगे। जल्दी से हाईलाइट कर लो।
बच्चों ये वाला पेज मार्क हो गया सबका? चलिए लास्ट ये वाला मार्क कर लो। इसके बाद जो फॉरेन ट्रेड का पॉइंट है वो ओवर हो जाएगा। फिर हम आगे के 2-3 पॉइंट्स और कवर करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैं फिर से बोलूंगा, चैप्टर बहुत सिंपल है। इनफैक्ट ये पूरा सब्जेक्ट ही बड़ा आसान सा है। बस आपको स्ट्रैटेजिकली मेहनत करनी है और जितना आपको मैं बोल रहा हूं केवल उतनी चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग मार्क्स देखते हुए एफर्ट लगाएंगे। जहां पे मार्क्स बहुत कम है इतने सारे चैप्टर्स को मिलाकर, वहां पे एफर्ट कम डालेंगे, और जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है मार्किंग के अकॉर्डिंग, वहां पे उतने एफर्ट डालेंगे। बच्चों हो गया? मार्किंग कर लिया सबने यहाँ पे? आगे बढ़ जाएं क्या? तो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बच्चों डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के वैरायटी ऑफ फीचर्स को स्टडी करना, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जैसे कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, लोग कितने एजुकेटेड हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल वो जी जाते हैं। तो इन सब चीजों को पहचानना, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इंडियन पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो भी बहुत ही वीक थी, बहुत ही बैकवर्ड प्रोफाइल थी। आप देखें, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर वेरी वेरी हाई। अब अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होगी तो पॉपुलेशन बहुत हाईली फ्लक्चुएट करेगी। जैसे अभी आप देखें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रही है। इट इज अ राइजिंग पॉपुलेशन। वाई? क्योंकि डेथ रेट कम है बिकॉज ऑफ एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज, बट जो बर्थ रेट है वो काफी हाई है। अब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, इसी वजह से पॉपुलेशन है वो एडवांसिंग है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट सा था। यानी कभी तो बहुत पॉपुलेशन हाई हो जाती है और कभी बहुत लो हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी बहुत ही पुअर थी। मोर ओवर बहुत बार इंडिया में फेमाइन्स आया करते थे, सूखा, ठीक है ना, अकाल पड़ जाया करता था। उस वजह से लोग भूख के कारण, हंगर के कारण स्टार्व होकर मर जाते थे। ठीक है, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। सो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर वेरी वेरी हाई। इसके नंबर्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कितनी हाई थी, बस ये ध्यान रखें कि हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज मेंट बाय एन इन्फेंट? द बेबी बिलो द एज ऑफ 1 ईयर इज नोन एज व्हाट? एन इन्फेंट। तो इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बड़ी हाई हुआ करती थी। मतलब 1 साल से कम की उम्र के बच्चे की मृत्यु, उसकी रेट बहुत ज्यादा थी। कितना? आउट ऑफ एवरी 1000 बर्थ 218, बच्चों हर 1000 बर्थ में से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। क्यों? इसके पीछे पता है दो मेन कारण थे। पहली बात तो पुअर हेल्थ केयर, दूसरी मेन चीज दे हैड अ डिजायर ऑफ अ मेल चाइल्ड। तो अगर फीमेल चाइल्ड हुआ करती थी उसको अबेंडन कर दिया करते थे। और आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी पहले के जमाने के, किस तरह से लोग प्रेफर करते थे मेल चाइल्ड। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी इंडियन सोसाइटीज हैं जहां पे उनको प्रेफरेंस मेल चाइल्ड का होता है।
नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी। लोग ऑन एन एवरेज उस टाइम पर 32 ईयर्स ही जी पाते थे। अगेन वाई? बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर। छोटी मोटी बीमारी हो गई, डेथ उसी से हो गई। बुखार आ गया, डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, और अगर था भी तो इतना पैसा नहीं था कि आप उसको अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट वॉज एक्सट्रीमली लो। इंडिया में ओनली 16% लोग लिटरेट थे। ओनली 16% जिनको पढ़ना और लिखना आता है। व्हाट इज मेंट बाय लिटरेट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर एबल टू रीड एंड राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं? लिटरेट पर्सन। केवल 16% लोगों को ओवरऑल इन होल ऑफ द इंडिया वर एबल टू रीड एंड राइट। अब आप इमेजिन करिए क्या रेशो रहा होगा लिटरेसी का। और अगर मैं मेल और फीमेल से कंपेयर करूं तो फीमेल की लिटरेसी ओनली 7% थी ऑल ओवर इंडिया। सो लिटरेसी बैकग्राउंड वॉज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक आपको? उसके अलावा एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, और वो था ईयर 1921 एंड ऑनवर्ड्स। सो ईयर 1921 में ऐसा खास बात क्या हुआ बच्चों? 1921 से पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो हाईली फ्लक्चुएटिंग था। आपको मैंने बताया ना, या तो बहुत तेजी से बर्थ हो रहे हैं या बहुत फास्टर रेट पर डेथ हो रही है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी। बट 1921 के बाद और आज के जमाने तक इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली राइज हो रही है, उसमें कोई डिक्लाइन आया ही नहीं। 1921 से पहले ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था, कभी बढ़ गया कभी नीचे आया, फिर बढ़ गया फिर नीचे आ गया, पॉपुलेशन बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई। बट 1921 के बाद, जिसको हमने नाम दिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बच्चों अब इस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के होने के बाद में, मतलब 1921 के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज हो रही है। यानी 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में था। आज इंडिया किस पे है? सेकेंड स्टेज पे है, और अब बहुत ही जल्द वो थर्ड स्टेज में भी एंटर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों 1921 के बाद में पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रही है। ठीक है, तो इसलिए 1921 एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर रहा इंडियन इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट वाज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहां पे 1921 से पहले पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इनकंसिस्टेंट थी, बट 1921 के बाद जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। बच्चों पॉपुलेशन को मेजर करने का एक मेथड होता है, उसको सेंसस कहा जाता है। मतलब अगर आपको ये जानना है कितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हम सेंसस का इस्तेमाल करते हैं, और जनरली ये हर 10 ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है। सो एवरी 10 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड। इंडिया में पहली बार मालूम है कब हुआ था सेंसस? 1881 के अंदर पहली बार ब्रिटिशर्स ने कंडक्ट कराया था 1881। और 1881 के बाद में हर 10 साल के अंदर अब जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है वो करी जा रही है, और आज तक भी हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि एवरी 10 ईयर्स में पॉपुलेशन काउंट करो। उस चीज को अपन आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपको बच्चों ये वाला पॉइंट जो ऐड करना पड़ेगा, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं, इसको आप नोट करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसको हाईलाइट करो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज को मैं शो कर दूंगा, वहां पे आपको हाईलाइट भी करना है और साथ में नोट भी करना है। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब आगे के पॉइंट्स वैसे ही बड़े सिंपल सिंपल से हैं, ज्यादा मेरे को समझाना भी नहीं पड़ेगा इसके अंदर, आपको खुद ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, फिर उसको आप अपने लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं।
बच्चों ये वाला सेक्शन मार्क कर लिया आपने, आगे का मार्क करें। लिटरेसी रेट फीमेल्स के अमंगस्ट कम होने का रीजन ये भी था कि फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू सीक एजुकेशन, उनसे घर के काम करवाए जाते थे, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, यानी जेंडर बायस था। आगे का मार्क करें, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एंड ये जो बॉक्स है सेंसस के बारे में उसको नोट करना। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर अलग से आपको कुछ लिख कर दिया है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये एडिशनल पॉइंट है विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से लिखवाया है, नोटेड डाउन। बच्चों हम लोग इस रिफ्रेशर के साथ में एनसीईआरटी के कंटेंट पर पूरा ध्यान देंगे, तो आपको एनसीईआरटी अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट मेरा रिसर्च किया हुआ है, जो भी चीजें एडिशनल हैं वो आपको मैं बॉक्सेस के फॉर्म में लिखवा दूंगा अलग से, जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ अपन पोर्शन एडिशनली लिख रहे हैं। बच्चों हो गया हाईलाइट, तो अब ये जो रेड बॉक्स का कंटेंट है उसको नोट कर लो। साइड में काफी सारा स्पेस अवेलेबल है आपके किताब के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है वैसे आप भी बनाकर नोट कर सकते हो, इतनी स्पेस में हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर एक एमसीक्यू भी आ सकता है एग्जाम में कि 1921 से पहले इंडिया कौन सी स्टेज में था और 1921 के बाद में कौन सी स्टेज में एंटर हो गया। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला स्टेज 1921 से पहले का था, और 1921 के बाद इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बच्चों आगे बढ़ते हैं अब, सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने को नोट करने के लिए और हो भी चुका होगा अब तक नोट। आइए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जाने अब। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। तो बच्चों व्हाट इज मेंट बाय दिस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन कौन से सेक्टर्स में एंगेज्ड है।
तो ये बात आपको मालूम है कि 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। प्राइमरी का मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्रीज, और टर्शरी का मतलब सर्विस सेक्टर। तो उस टाइम पे, यानी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियाज पॉपुलेशन वाज मेजरली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 70 से 75% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। अगर प्रिसाइज फिगर देखा जाए तो 72.7% था। ठीक है, 72.7% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर, जो क्या शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी वाज वेरी मच बैकवर्ड। क्योंकि केवल एग्रीकल्चर पे ध्यान देने से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट तब होगा जब इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो कितना था, यानी इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट वाज ओनली 10.1% एंड 17.2% वाज फॉर टर्शरी सेक्टर। ये फिगर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप बिल्कुल डेसिमल्स भी लर्न ना कर पाए तो अप्रोक्सीमेट तो फिगर आपको लर्न करना पड़ेगा। यानी प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 72% था, सेकेंडरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 10% था, एंड 17% अप्रोक्सीमेटली टर्शरी सेक्टर में था। ठीक है, बट वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पूरे सिलेबस के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत ही कम है, तो आप इसको प्रिसाइसली भी लर्न कर सकते हो एंड आपको हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इट हैज अ वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अ वेरी small amount of population या small number of population is engaged in the secondary and tertiary sector. This was the reason कि इंडिया आज भी fully developed नहीं है। इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री अगर देखें तो इंडियंस ने मेजरली फोकस किया एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान देना भी चाहा तो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं दिया। और वो जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग की थी वो आप देखिए आज तक हमें फेस करनी पड़ रही है। अभी भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये क्या शो करता है, ये हमने देखा कि 72.7% एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, 10.1% इंडस्ट्रीज में है, 17.2% सेकेंड टर्शरी सेक्टर के अंदर। ये क्या शो करता है कि जो इंडिया में ग्रोथ है दैट इज वेरी मच अनबैलेंस्ड, यानी हर सेक्टर पर इक्वल फोकस नहीं दिया गया। अगर हर सेक्टर पर इक्वल फोकस दिया जाता तो इंडिया में जो आज के टाइम पर ग्रोथ होती वो काफी बैलेंस्ड होती। ठीक है, बट उस टाइम पर जो ग्रोथ थी वो काफी अनबैलेंस्ड थी। इतना सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ मार्क नहीं करना है इसके अंदर, बस केवल इतना सा आप मार्क कर दो। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करा हुआ ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी के। टेबल आपको लर्न नहीं करनी, टेबल लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं फिगर्स वो लर्न करने, और इतना ही सफिशिएंट है अपने एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा हमें कवर अप करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये ऊपर मार्क किया हुआ है। उसके बाद में आप ये 3 पॉइंट मार्क कर दो, प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% एंड टर्शरी सेक्टर में 17.2%। कर लिया हाईलाइट, आगे ये मार्क कर दो, इट शोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्रोथ बैलेंस कब मानी जाती, जब सभी सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता। बट जो इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, इट वाज ओनली एट द इन्फेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, बड़ी मामूली सी ग्रोथ थी उसमें। एंड बच्चों अब आ रहा है चैप्टर का हमारा आखिरी एरिया, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी के रिस्पेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश का रूल इंडिया में हुआ, क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट था या नहीं था। ठीक है, तो हमारा लास्ट एरिया ऑफ चैप्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो व्हाट इज मेंट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसे पैरामीटर्स या ऐसे इंडिकेटर्स
जो सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमी के अंदर चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों? एजुकेशन के लिए स्कूल्स होना, कॉलेज होना, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनर्जी के लिए पावर स्टेशंस बनाना, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज होना, रोड्स का नेटवर्क होना, एयरक्राफ्ट होना, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, ये भी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरह का था? देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड पर काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट थे, बट अगेन ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट थे वो ओनली ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए थे। और ब्रिटिशर्स ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था वो केवल खुद की सोच को ध्यान में रखते हुए किया था। तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमने रेलवेज का डेवलपमेंट करा, कौन से ईयर में? 1853 में। 1853 वो साल था जहां पे ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा और पहली ट्रेन चलाई। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में चलाई। रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेजर फैक्टर क्या था? पहली बात तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हम अलग अलग सिटीज से पोर्ट तक पहुंचा पाए। कहां तक? पोर्ट तक। और पोर्ट से क्या होता था? वो जो रॉ मटेरियल्स है वो ब्रिटेन तक पहुंचाए जाते थे। तो रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लस जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आया करते थे पोर्ट्स के थ्रू, उसको हम रेलवेज की मदद से इंडिया के अलग अलग शहरों तक पहुंचाया करते थे। तो रेलवेज का डेवलपमेंट किया गया, बट ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऑल्सो जो पैसेंजर्स थे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प हुआ करती थी। जितने भी पोर्ट्स का डेवलपमेंट करा गया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, वो किसके लिए? केवल ट्रेडिंग के पर्पजेस से, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजी हो जाए, उसके लिए हमने पोर्ट को एस्टैब्लिश करा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, क्यों? कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हम ये चेक कर पाए एक दूसरे को जो मैसेज है वो सर्कुलेट कर पाए। भाई पहले के जमाने में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ये तो हुआ नहीं करता था ना, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? लेटर्स के थ्रू। उसके लिए क्या एस्टेब्लिश करा? पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दैट रोड्स का डेवलपमेंट भी करा, जिससे आर्मीज को अपन ट्रांसपोर्ट कर पाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड रिमोट एरियाज तक हम लोग कुछ जो हमारे रॉ मटेरियल्स उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो डेवलपमेंट साइड पर अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो रेलवेज, पोर्ट, रोड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनके ऊपर फोकस किया गया था। बट इन सबके पीछे कोई ना कोई ब्रिटिशर्स का पर्पस हुआ करता था, और उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। राइट? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, फटाफट से आप इसको मार्क कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये 4 पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए: रेलवेज, पोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड द रोड्स। और इन सबके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को भी यहां पे लिखा गया है। जल्दी से मार्क कर लो।
बच्चों हो गया हाईलाइट? रेलवेज के ऊपर थोड़ा हमें स्पेशल फोकस देना है और ये समझना है कि रेलवेज का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो 1853 ईयर में रेलवेज इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया के अंदर, एंड इंडिया के लिए बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो बच्चों रेलवेज के बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए इंडियन इकोनॉमी पर। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ आप देखें। रेलवे की वजह से जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो एक्सपैंड हो गया, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अंदर इंक्रीज आया। क्यों इंक्रीज आया? क्योंकि रॉ मटेरियल्स को और फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान हो गया। रेलवेज की मदद से जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो कमर्शलाइज हुआ, उससे फार्मर की सोच बदली। पहले फार्मर्स केवल अपने खुद के गुजारे के लिए प्रोडक्शन किया करते थे, बट अब वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे। इसको अपन क्या बोलते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उन्होंने शिफ्ट करा फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। बच्चों पहले हम लोग क्या कर रहे थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज मेंट बाय सबसिस्टेंस? खुद के गुजारा करने के लिए। बट अब हम मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, बेचने के लिए, कमाने के लिए। यानी एग्रीकल्चर को लोगों ने एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह देखना शुरू करा। ठीक है। तो देश देखो यहां पे लिखा भी है, दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज अ बिजनेस रेदर देन मियरली अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। यानी केवल खुद का गुजारा नहीं, कुछ आगे भी सोचना है उसके बारे में। और उसके अलावा एक और क्या फायदा हुआ? रेलवेज की वजह से जो हमारे बैरियर्स थे ट्रांसपोर्टेशन को भी रिमूव हो गए। अब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बहुत इजी हो गया था बिकॉज ऑफ रेलवेज। तो ये कुछ इम्पैक्ट था पॉजिटिव वे में रेलवेज का इंडिया पर। आप इसको नोट करेंगे। पहली बात है जो रेड बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है उसको नोट करना है आपको। कौन से ईयर में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1853। और उसके बाद में इंपैक्ट ऑफ रेलवेज आपको ये मार्क करना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो रेलवेज का इंपैक्ट पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। ये तो पॉजिटिव्स हैं कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो गया, हमारा एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गया, फार्मर्स की सोच बदल गई, एग्रीकल्चर को एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया गया। ठीक है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गए, बट नुकसान भी तो काफी सारे हो गए ना। नुकसान क्या हुआ कि रेलवेज की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनियली एक्सप्लॉइट करा, और इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के पास में। एंड जो फिनिश गुड्स हैं वो ब्रिटेन से कहाँ पहुंचा दिए? इंडिया के अंदर। तो बेसिकली ब्रिटेन के गुड्स का मार्केट इंडिया बन चुका था। सो वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉपी कर लो बच्चों, जो रेड बॉक्स में लिखा है उसको नोट करना है, और उसके अलावा यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर आपको ये मार्किंग करनी है।
बच्चों हो गया नोट? हाईलाइट कर लिया सबने? आइए, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों वैसे अगर ऊपर के सभी पॉइंट्स को समराइज किया जाए तब तो हमें यही समझ में आता है कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल करा फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, बच्चों 2 सेंचुरीज तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करा और बहुत हेविली एक्सप्लॉइट करा। तो देखा जाए तो हमें बहुत ही कम फायदा हुआ उस रूल का, बट कुछ फायदा डेफिनेटली हुआ है। और क्या फायदा हुआ वो हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। 5 पॉइंट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ब्रिटिश रूल का फिर भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ था इंडियन इकोनॉमी को। पहला देखें आप, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। जो फार्मर्स थे उनका आउटलुक चेंज हुआ। जो फार्मर्स पहले फार्मिंग केवल सबसिस्टेंस के लिए किया करते थे, आज वो जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एज अ बिजनेस उसको देखते हुए कर रहे हैं। तो फार्मर्स का आउटलुक जो है वो चेंज हुआ, उनकी जो सोच है वो बदल गई। यानी अब एग्रीकल्चर को हमने कमर्शलाइज कर दिया है। और आज के टाइम पर आप देखें इंडिया में फूड क्रॉप्स के अलावा कैश क्रॉप्स भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर ग्रो किए जाते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चों ब्रिटिशर्स ने क्योंकि रेलवेज एंड रोड का डेवलपमेंट करवाया, उसकी वजह से आज आपके लिए पॉसिबल है जगह जगह पर ट्रैवल करना। उस वजह से आप अपनी जॉब्स के लिए माइग्रेट हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोचो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स अवेलेबल नहीं होते तो माइग्रेशन क्या पॉसिबल होता? क्या लेबरर्स विलेज से उठकर सिटीज में आ पाते? नहीं। बट आज के टाइम पर आप देखें जो विलेजर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है सिटीज में आना, और वहां पे वो कोई ना कोई इंडस्ट्री के अंदर अपनी जॉब ढूंढ लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के एरियाज जो हैं वो एक्सपैंड हुए। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। पहले इंडिया के अंदर 1921 से पहले मैं आपको बता भी रहा था कि फेमाइंस आया करते थे, सूखा पड़ जाता था, अकाल हो जाता था, क्योंकि आप फूड ग्रेन्स टाइमली पहुंचा नहीं पाते थे, तो लोग भूख की वजह से मर जाते थे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद में अब अगर फेमाइन आता भी है तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जहां पे आपके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं उसका फेमाइन हिट एरिया पे प्रोवाइड करा सकते हो। उसके अलावा पहले के टाइम पे जो ये था हमारा एक्सचेंज का सिस्टम, वो बार्टर के थ्रू हुआ करता था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। पर ब्रिटिश एरा के अंदर मनी का डिस्कवरी हुआ और धीरे धीरे जो हमारा बार्टर सिस्टम है वो एलिमिनेट हो गया। और आज के टाइम पर अगर आप देखें तो मोर देन 90% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज यूजिंग मनी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज। हाँ, जो बहुत रिमोट एरियाज हैं वहां पे शायद आज भी बार्टर यूज किया जाता होगा, बट मेजर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ शिफ्टेड टू द मॉनेटरी एक्सचेंज। एंड लास्ट, ब्रिटिशर्स की वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से इकोनॉमी को एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से रूल करना है, ये टेक्निक जो हमने सीखी। और आप देखिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो आज भी वही टेक्निक यूज करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने यूज करा करते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक रेडी सिस्टम अवेलेबल हो गया कि किस तरह से रन करना है गवर्नमेंट, किस तरह से चलाना है इकोनॉमी को, वो हमने सीखा किससे? ब्रिटिशर्स से। तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट थे ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नोटेड डाउन। फिर मैं आपको इसका एक लर्निंग टेक्निक भी सिखा दूंगा जैसे हमने पहले सीखे थे, लर्न करने के तरीके। एक शॉर्ट कोड में आपको बनवा दूंगा जिससे आप इसको याद रख पाएंगे।
तो बच्चों हाईलाइट कर लिया होगा सबने, आपको याद रखने का तरीका बता दें अब इसका। बच्चों आपको याद रखने का यहाँ पे कोड है माई फेस, माई फेस। सो व्हाट इज एम? एम इज द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, माई, तो वाई से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फेस, एफ ए सी ई, व्हाट इज एफ? फेमाइन कंट्रोल। व्हाट इज ए? The system of administration is A. What is C? Commercial outlook of farmers. And what is E? Employment opportunities. My face. ठीक है, this is the way you can learn. My face. Done. चैप्टर बच्चों ओवर हो चुका है। अब एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, थॉरो रिवीजन करना है इस टॉपिक का। जो भी हमने पढ़ा इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसका आप थॉरो रिवीजन करके आएंगे। क्या क्या हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में? सबसे पहले हमने शुरुआत करा था इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस क्या था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था, एग्रीकल्चरली बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, बैकवर्ड इकोनॉमी था, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। इट वाज अ कॉलोनियल इकोनॉमी। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर का स्टेटस कैसा है, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड का स्टेटस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड लास्ट में हमने क्या देखा, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट अपन ने देखे, नेगेटिव तो अपन पढ़ ही रहे थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ये भी अपन ने चेक कर लिए। चैप्टर इज ओवर नाउ, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।